मूल अधिकार किस आर्टिकल में दिए गए हैं, या मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तेज बोलो, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, यूएसए से। आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का आखिर प्रेसिडेंट भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 से आर्टिकल 52 से लेके 151 तक संघ की चर्चा की गई है। जैसे भाग 1 में कहा गया है, टोटल कितने भाग हैं आपके? 22 भाग। पहले भाग में कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में चर्चा की जा रही है नागरिकता की, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में चर्चा की जा रही है किसकी? मूल अधिकार की, आर्टिकल 12 से 35। भाग 4 पे चर्चा की जा रही है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। और भाग 4(1) के काम के अंदर चर्चा की जा रही है फंडामेंटल ड्यूटी की, जो कि आर्टिकल 51 तक है। आज चर्चा करेंगे हम लोग भाग 5 संघ, और इस संघ की चर्चा की जा रही है आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। पर यदि पूछा जाए आपसे कि प्रेसिडेंट किसने आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो 52 से 61 तक। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। और भारत का वास्तविक प्रमुख कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। और यदि पूछा जाए औपचारिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, संसदीय व्यवस्था। पीएम को आप वोट देते हैं, और जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं, आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के, इनको कौन भेज रहा है? जनता जनार्दन। क्लियर? इसलिए हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें। यदि आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्यों लिया गया है? क्योंकि ब्रिटेन में क्या थी? राजतंत्र था, राजा रानी का, और वो क्या थी? राजतंत्र। और यहाँ पे क्या प्रेसिडेंट क्या कहलाता है? एक रूप से आपका औपचारिक प्रमुख है। तो प्रेसिडेंट के आर्टिकल को याद करने का एक छोटा सा कोड है, पकानी कोका द्वयोदशम। पा से प्रेसिडेंट का पद, का से कार्यपालिका, ना से निर्वाचन। यदि पूछा जाए प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस आर्टिकल पे है, तो क्या जाएगा? 54। कोका होता है कोटा, यानी इसको आके चुनाव लड़ने के लिए कितने % वोट अब चाहिए, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 55 पे। आर्टिकल 56 पे कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष का होता है। क्लियर? अभी सबको हम एक एक करके एक एक चीज समझेंगे। ये अभी हम एक लाइन में पढ़ रहे हैं, फिर इसको डिटेल से समझेंगे कि कोटा क्या कहलाता है, जमानत राशि किसे कहते हैं। जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू का इलेक्शन हुआ था, तो ये कैसे जीती। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यदि पूछा जाए कि राष्ट्रपति दोबारा चुनकर आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अभी तक में केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार चुने गए। और आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिसकी चर्चा किस पे की गई है? आर्टिकल 52 पे, 57 पे। और आर्टिकल 58 पे क्या है? योग्यता। योग्यता मतलब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो। दशम का दशा, जो की बात कर रहा है आपका 59 की 60, 61, यानी राष्ट्रपति शपथ जो आ गई आपकी आर्टिकल 60 पे आ गई। और 61 पे क्या आ गया? महाभियोग। आपकी जो सरकार का सिस्टम है, महाभियोग की प्रक्रिया यदि लाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी नहीं। ये चीज आर्टिकल समझ में आया? अब एक एक करके हम आर्टिकल समझते हैं। ठीक? आर्टिकल 52 बोलता है, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए केवल। आर्टिकल 52 बोल रहा है कि भारत में एक प्रेसिडेंट का पद होगा, और वह लिया जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्यों लिया जाएगा? क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र है। ठीक? और आपका संविधान बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज, अपने यहाँ पे क्या है? गणराज भी है और लोकतंत्र। शुरुआत की पहली क्लास में बताया था मैंने, गणराज का मतलब क्या होता है कि भारत के जितने भी संवैधानिक पद हैं, वहां पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, किसी से भी हो, वो वहां तक पहुंच सकता है। यानी भारत के संवैधानिक पदों पर एक आम प्राणी भी जा सकता है। ठीक? संवैधानिक पद क्या कहलाते हैं? प्रेसिडेंट, पीएम। जैसे अब्दुल कलाम पहुंचे, कहा जाता था पेपर बेचते हैं। मोदी साहब ये पहुंचे। ठीक? यहाँ पे क्या ये समझ में आ गया? आर्टिकल 52
पीछे जो समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक। आर्टिकल 53 बोलता है कि आपकी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। अब सर ये समझाइए कार्यपालिका किसे कहते हैं? ठीक, कार्यपालिका का मतलब होता है जो भी आपके यहाँ पे नीति नियम कानून बनेंगे उसको एग्जीक्यूटिव कौन करवाएगा, यानी उसको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत चपरासी से लेके अधिकारी तक आ जाते हैं। जैसे प्यून समझते होंगे, चपरासी ऊपर क्या होता है? क्लर्क। ठीक, क्लर्क का ऊपर कौन होगा? अधिकारी वगैरह, मान छोटा मोटा अधिकारी, लोअर पीसीएस, पीसीएस। इसके ऊपर कौन होगा? अखिल भारतीय अधिकारी या यूपीएससी के आईएएस वगैरह। ठीक, इनके ऊपर कौन होता है? कैबिनेट सचिव। होता नहीं होता? और इन सब के ऊपर काम कौन करता है? मंत्री। समझ पा रहे हैं? और इन सब के ऊपर जो होगा वो जो प्रधान है वो कौन है? आपका प्रेसिडेंट। यानी कि जैसे आप नौकरी में आएंगे तो नौकरी में आने के बाद आप काम क्या करते हैं? सरकार की जो नीतियां बनती हैं उनको तो इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे जनगणना होनी है, अब जनगणना में कौन काम करेगा? जो सरकारी लोग हैं। ऐसे तो नहीं कि कोई भी आ जाए चलो काम कर लो, बस में आ रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? एग्जीक्यूटिव है और एक कार्यपालिका। यानी आप नौकरी पाने के बाद आप किसका हिस्सा बनते हैं? कार्यपालिका का। बस में आ रही है। जैसे अपने यहाँ पे विधायक का, न्यायपालिका, कार्यपालिका होती है। विधायक कार्यपालिका समझ रहे हैं? विधायक का मतलब होता है एमएलए, एमपी वगैरह। न्यायपालिका का मतलब होता है जो लड़के पीसीएस जे की तैयारी करते हैं, जो जुडिशरी जज के लिए, वो जाते हैं न्यायपालिका पे। क्लियर? ये समझ में आया यहाँ तक? यानी आर्टिकल 53 बोल रहा है कि प्रेसिडेंट कार्यपालिका का हेड है। ठीक, अब समझिए इसको थोड़ा और अच्छे से। जैसे कई बार आपने देखा होगा विधायिका और कार्यपालिका में टकराव हो जाता है। यानी अक्सर खबर में सुना होगा आपने कि किसी जिले के विधायक का वहाँ के डीएम से विवाद हो गया। अक्सर सुना होगा। ये कभी आपने सुना है कि कभी जिला जज का विधायक से झगड़ा हुआ हो? कभी पेपर में पढ़ा हो कि सड़क के किनारे आपको जिला जज गोलगप्पे खाते मिल गए, पर एसपी वगैरह आपको जिले में दिख जाते हैं, सड़क में दिख जाते हैं, क्योंकि उनके अपने एक प्रोटोकॉल होते हैं। और जब इनका टकराव होता है विधायक का तथा कार्यपालिका का, तब यहाँ कहाँ मामला जाता है? न्यायपालिका में। और कई जो बड़े मुद्दे होते हैं वो क्षमा माफी के लिए कहाँ पे जाते हैं? अंतिम दरवाजा, राष्ट्रपति का। यानी पूरा आपका जो सर्वेंट है, जॉब वाला क्राइटेरिया, उसका हेड कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट, ना कि पीएम। पूछा जाए आपसे कि आपकी सरकार की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट। क्लियर? आर्टिकल 54 क्या कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन भाग लेता है, कौन नहीं। और ये पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 54 में। ये क्या कहलाता है? निर्वाचन का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन व्यक्ति वोट डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा है। क्लियर? क्या आप प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालते हैं? आप किसके चुनाव में वोट डालते हैं? यदि विधायक का होगा तो आप डालेंगे। यदि मुख्यमंत्री को चुनना होगा, अभी जो चुन के गए थे 2022 में या 27 में चुनाव होगा, हम लोगों ने वोट डाला था। जो 24 में या 29 में होगा प्रधानमंत्री में, उसमें हम लोग वोट देंगे। किसको वोट देते हैं हम लोग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। और यहाँ पे किसको देते हैं? एमएलए को। पर जो प्रेसिडेंट का होगा, प्रेसिडेंट में वोट वो लोग देंगे जिनको हमने भेजा चुन के। तो जो निर्वाचन होता है ये किस आर्टिकल में? 54 में। अब संवैधानिक होती हैं आपकी संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्था का मतलब होता है ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया हो। क्लियर? जैसे इलेक्शन कमीशन, बिहार में चुनाव चल रहा है, अभी आप देख रहे होंगे, थोड़ा मोड़ा न्यूज़ सुनते होंगे, 14 नवंबर को बिहार का सब कुछ हो जाएगा क्रियाक्रम, और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा। ठीक, तो अब जो ये होते चुनाव वगैरह कौन क्या करवाता है? प्रेसिडेंट का चुनाव होगा या उप प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा? इलेक्शन कमीशन, अर्थात चुनाव निर्वाचन। आगे आप पढ़ेंगे, इसकी चर्चा आर्टिकल 324 में की गई है। क्लियर?
यदि लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट। विधानसभा या सीएम, विधानमंडल और विधान परिषद, जैसे अपने यहाँ पे विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, 6-7 राज्यों में, उनमें जो चुनाव होगा तो कौन जारी करेगा? गवर्नर। जिस प्रकार आपके भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है, उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल। ठीक, गवर्नर। यहाँ समझ में आया? अब जो ये निर्वाचन होगा प्रेसिडेंट का, वहां पे जो लोकसभा के सदस्य हैं, ध्यान समझिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये क्या कहलाएंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, ये भाग दे सकते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट मैं सब लिखवा दूंगा, अभी आप सब समझ लीजिए। आज की क्लास में मैं ये सब लिखवा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे। क्लियर? पीछे विधानसभा के सदस्य भाग लेंगे। विधानसभा समझ रहे हैं? जिनको अपने यहाँ पे यूपी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी? 80, 408, 312। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी? 403, 108, 80, 403। ये बेटा ध्यान करो, तुम यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बेसिक चीजें देखिए, क्लास में कोशिश रही सब कुछ पढ़ाने की, लेकिन हर चीज पूरी क्लियर नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है? क्योंकि क्लास का भी अपना एक टाइम होता है, दूसरी बात क्लासेस कितनी हो रही है वो डिपेंड करता है। ये बच्चों वाली चीजें आपको याद होना चाहिए। यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी? 403। एक मनोनीत हुआ करती थी, लेकिन नियम बन गया था, चाहे लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो, चाहिए मनोनीत नहीं होंगी। अपने यहाँ पे क्या होगी? विधानसभा की सीटें, और यदि पूछा जाए लोकसभा की सीटें कितनी अपने यहाँ पे? 80। और राज्यसभा की सीटें 33 की 31। और अपने यहाँ पे विधान परिषद भी है, कितनी है? 100। और जब उत्तराखंड अपने यहाँ का हिस्सा हुआ करता था तब थी 108। यूपी पीसीएस 2013 में पेपर पूछा गया था सवाल, पीसीएस 2013 में, कि यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, और 100 का विकल्प नहीं था विकल्प 108 का। लेकिन ये कब थी? जब उत्तराखंड भारत अपना उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, यदि पूछा जाए आपसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ? क्या पता है तो बताइए, नहीं पता है तो फिर मैं तो बता ही दूंगा। कोई बताए? तुम नहीं बता पाओगे? ये भी समझ लीजिए, सन 2000 में 3 राज्य बने। एक तो तेलंगाना बना था, ये तो अभी बना 2014 में। ठीक, 2000 में आपसे 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और झारखंड। एक कोड होता है CUJ। 9 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को कौन सा गुड़िया? उत्तराखंड, और 15 नवंबर को कौन सा? जादूगर नहीं, झारखंड। ये देखिए जे लिखा तो जादूगर। ठीक, ये हर पेपर पूछा जाता है। 3 स्टेट बने थे। क्लियर? छोटी छोटी चीजें आप ये सब आपकी कहने में मिल जाएंगी, लेकिन क्या होता है, आपको ऐसा नहीं, आपने पढ़ा नहीं है पहले, आपका ज्ञान क्या है? बिखरा हुआ है। जैसे नहीं होता कि खाना आपके पास थाली खूब सारा रखा है खाना, पर समस्या ये कि खाना खाएं कहाँ से। आपको ऐसा नहीं कि आपको पोल्ट्री नहीं आती, आपको हिस्ट्री नहीं आती, सब कुछ आपने पढ़ा है, ये सब चीजें आप पहले से देख रहे थे। लेकिन वो चीजें यदि हमें क्रम से मिल जाए, यदि आपको व्यवस्थित रूप से खाना दिया जाए तो आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और खाना भी ज़्यादा खा पाएंगे आप। इस तरह पढ़ाई का फंडा होता है। क्लियर यहाँ तक? निर्वाचन की बात कर रहे थे, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, विधानसभा के भाग लेंगे, विधान परिषद के भाग नहीं लेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आई? इसके अलावा जो मनोनीत लोग हैं, मनोनीत लोग, जैसे आप पढ़ते हैं राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 लोगों को मनोनीत करता है, जो कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, जैसे फिल्मों की रेखा और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के। क्या ये राज्यसभा सदस्य हैं? क्या ये भाग लेंगे प्रेसिडेंट में?
बिल्कुल नहीं। क्लियर? लेकिन 70वें या 69वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है दिल्ली और पंडुचेरी में क्या है आपकी विधानसभा। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है थे पहले? केजरीवाल। और अब कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक, वहां पे क्या है? विधानसभा, जिसकी सीटें कितनी हैं? 70। ठीक उसी प्रकार पंडुचेरी में तो यहाँ के जो एमएलए होंगे वो भी भाग लेंगे, क्योंकि वो कैसे आ रहे हैं? जनता के द्वारा चुनकर। तो यदि पूछे आपसे निर्वाचन में कौन भाग लेगा? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। दिल्ली और पंडुचेरी विधानसभा के सदस्य। अभी सब लिखवाऊंगा मैं। ठीक, कौन भाग नहीं लेगा? जो मनोनीत हैं और विधान परिषद के सदस्य। क्लियर? विधान परिषद के सदस्य ना कि राष्ट्रपति में भाग लेते हैं, ना ही उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े पीछे। आर्टिकल 55 बोलता है कि कोटा। कोटा का मतलब होता है जैसे कि अभी जो चुनाव हुआ था द्रौपदी मुर्मू और एक लोग और कौन थे? द्रौपदी मुर्मू सर एक व्यक्ति और थे ना, यशवंत सिन्हा के यहाँ से पूछता है। तो जब दो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें ये है जो वोट होगा, कोटा होगा, उनको मिनिमम वोट प्राप्त करना होगा। मिनिमम वोट मतलब टोटल वोट का 1/6 भाग इनको प्राप्त करना होगा। और जमानत राशि जमा करवाएंगे 15,000 रुपए। कहाँ जमा करवाएंगे? आरबीआई में। आरबीआई क्या है? महुआ का बैंक। कहाँ का बैंक? भारत का। भारत का क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर देश का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। इकोनॉमिक्स जो पढ़ाएगा वो आपको समझाएगा, ये बैंक का चैप्टर पढ़ाएगा। यहाँ मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ, हर देश, जो भी देश आप सोच रहे हैं, हर देश का अपना एक बैंक होता है केंद्रीय, जो सारी मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करता है। मौद्रिक नीति क्या होती है? अर्थव्यवस्था के अध्यापक आएंगे, समझाएंगे। ठीक, आप इतना समझ लीजिए, आपकी जितने भी बैंक आपके दिमाग में चल रहे हैं सब रिपोर्ट किसको करेंगे? ठीक, जो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा वो आपको बताएगा इसका हेड ऑफिस वगैरह भी होता है, कौन थे, क्या नहीं थी सर। तो जमात राशि जमा करेंगे 15,000 रुपए। यदि कोई हार जाता है तो जमात राशि जब्त हो जाएगी। जमात राशि समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे बढ़िया? जैसे तुम और ये चुनाव लड़ी, ठीक, अब तुमने कहा अब या मैं हूँ सरकार पे या कुछ भी, तुमने कहा यदि टोटल क्लास में आपके 100 लोग हैं, 100 में यदि आपको 20 वोट भी नहीं पड़ते हैं तो आपने जो पैसा जमा किया है वो आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक, इसी के आगे एक लाइन और पढ़ लीजिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंपलसरी 50 प्रस्तावक व 50 अनुवादक। आलेख जो लिखवा था तब मैं बताता इसका अर्थ क्या होता है। आप दूसरे वगैरह पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा है 50 प्रस्तावक आपको चाहिए, 50 अनुवादक चाहिए, उप प्रेसिडेंट में 20 चाहिए होता है। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। लोकसभा और राज्यसभा की जो टोटल सदस्य हैं, संसद किससे मिलकर बनी हुई है? 3 लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट चुन के आना है तो लोकसभा और राज्यसभा में जो 50 है, जैसे मान लीजिए इन दोनों ने चुनाव लड़ा, ठीक, ये क्या है आपकी संसद, लोकसभा ये है, राज्यसभा ये, संविधान तरीके से। अब इस बुढ़िया ने गाज सिखाना है कि हमको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है, तो नियम ये है कि 50 लोग इसके नाम का प्रस्ताव लेकर आएंगे कि भाई हम लोग प्रस्ताव रखते हैं। ये नहीं रखेगी, इनके साथ 50 लोग प्रस्ताव रखेंगे कि इसको प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है। बात समझ पा रही है? ठीक, अनुवादक ये क्या प्रस्ताव? अनुवादक की भाई नहीं लड़ना ही है और हम इसके पक्ष पे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 100। और आप देखेंगे तो इसका मतलब 100 गई, यानी आप जो लड़ रहा है का मतलब 100 सदस्य, 100 एमपी इसके पक्ष पे है। पॉलिटिकल जो इसका प्रभुत्व है वो ठीक ठाक है। अब ये 100 लोग या तो लोकसभा से पूरे हो सकते हैं या राज्यसभा से भी हो सकते हैं। क्लियर? इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया? तुमने चुनाव लड़ा, अब तुमने कहा सर जी हमें क्लास का मॉनिटर बनना है, तो हम कहेंगे कि तुम्हारे पक्ष में कितने लोग हैं, ठीक, तो कम से कम 50 लोग, यदि आपकी क्लास में 200 लोग तो 50 लोग तो आपको चाहिए कि हाँ फला लड़की को, फला स्टूडेंट को
आप बना दीजिए सर। तो ये दोगे प्रस्ताव, ठीक। अनुवादक में कि जो कहेंगे नहीं सर इनको बनना ही बनना है, ठीक, बोलो। एक टोटल आपके समर्थन कितने होने चाहिए? 100। बात में आ रही है? इसका ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या यदि अब बोल देते ये शर्त नहीं रखते तो कोई भी व्यक्ति कहता था हमको भी प्रेसिडेंट बनना है, तो प्रक्रिया सिस्टम और सेटल हो जाता। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाएं। दुयो का मतलब होता आर्टिकल 57 में क्या हुआ? कहीं कोई दिक्कत? आर्टिकल 57 में कहा गया है दुयो मतलब दोबारा। क्या प्रेसिडेंट में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ दोबारा आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ऐसा कब हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? और भारत के प्रथम गृह मंत्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री। 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है? राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री कहाँ से फहराता है? महोबा से, नई दिल्ली में इंडिया गेट, शाबाश। और लाल किला से कौन फहराता है? लाल किला से क्यों फहराता है? अभी कल बताना, ठीक। कुछ तो होमवर्क होना चाहिए दिमाग का। ये सब चीजें किताब में नहीं मिलेंगी, ठीक। आप 2-4 बार पढ़ेंगे कहीं से तो पता चलेगा आपको लाल किला से। रीजन क्या है? आपके अंग्रेजों के पहले जो मुगल थे पूरे भारत में फैले हुए थे, उन्होंने शासन किया था आपका। और जब अंग्रेज वगैरह आए तो उनके पास जब अंतिम था उनका मुगल थे, तो आपके ऊपर जो शासन करने वाले थे और जो लाल किला है, लाल किला की पहचान बन गई एक प्राचीन स्मारक से, ठीक। क्योंकि वही एक जगह थी जहां से आपका लाहौर अधिवेशन बारे में जो बात करते थे, तो पहले वगैरह जो लाहौर अधिवेशन 1929 से पूर्ण स्वराज की मांग करी जाती है, तो यानी जो लाल किला था आपका वो हो गया था, एक सिंबल बन गया था। जैसे आप अपने मोबाइल में देखेंगे कहीं पे अनशन करना होता तो लोग कहाँ पहुंचते हैं? आला चौक, अम्बेडकर पार्क, ठीक। आसपास में इकट्ठा नहीं होते क्योंकि सिंबल के प्रति। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो दोबारा राष्ट्रपति चुन रहे हैं, ये तो हो गया कि आपको दोबारा चुन जा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये पूछा भी गया था कौन व्यक्ति दोबारा बना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जो ये प्रेसिडेंट का पद है तो वो क्या हो गया? आजकल पॉलिटिकल पद ज्यादा हो गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पद से कि संवैधानिक तो है पर ज्यादा किसकी चल रही है? जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में। जैसे आपने देखा होगा इसके पहले कौन थे? द्रौपदी मुर्मू पहले, रामनाथ कोविंद नामिका बोर्ड पे। द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाने के पीछे मूल वजह थी, एक तो महिला थी और आदिवासी समुदाय से आती थी। ऐसा तो नहीं था कि बहुत बड़ी गौ हम। आजकल क्या हो गया बेटा कि प्रेसिडेंट का पद उसको दिया जाने लगा है जिससे हमें वोट ज्यादा मिल सके। भारत पार्टी जो कहना चाह रहा हूँ, रामनाथ कोविंद को लाए गए थे क्योंकि वो ऐसी समुदाय से थे। यानी कहने वाला इतना ही आजकल पार्टी का जो पद है वो हो गया क्या? पॉलिटिकल। आप अभी जितनी भी देखेंगे न्यूज़पेपर में तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या होती हैं, प्रेसिडेंट वगैरह जो पार्टी का प्रभुत्व होता है उसके बारे में निर्णय देते हैं। या आप देखेंगे सीजीआई की जो पढ़ेंगे आप, सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज जब अपने रिटायरमेंट के दौर पर आता है, कई डिसीजन वो देता है जो डिसीजन उसकी सरकार के मत पे होते हैं। और बाद में आप देखेंगे जब सीजीआई रिटायर हो जाता है ठीक 6 महीने एक साल बाद कोई ना कोई उसको संवैधानिक पद दे दिया जाता है। किसी आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, किसी का सचिव बना दिया जाता है। ये सारी चीज क्या हो जाती है? पॉलिटिकल। यदि आपसे पूछे दोबारा बन सकते हैं? हाँ बन सकते हैं, पर यह है कि दोबारा बनने की प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा आपको चुनाव करना पड़ेगा, कौन वोट डालेगा, सब कुछ डालेगा, ठीक है। आर्टिकल 58 में कहा गया है आपकी योग्यता के बारे में। योग्यता का मतलब क्या है? 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ये तो का क्यों? आपस के बोलो। आखिर भारत के प्रेसिडेंट को इतना बड़ा पद दे रहे हैं, शिक्षा का क्यों नहीं लिखा एक पैरामीटर? आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आपकी एक एलिजिबिलिटी मांगी जाती है कि भाई आपको 10वीं पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। आप अधिवक्ता तभी बन पाएंगे जब आपके पास LLB की डिग्री हो। साधारणतः इतना बड़ा पद है फिर भी शिक्षा नहीं है। रीजन बालक में कोई बताए? बताओ भाई, रासभा
कोई क्रांतिकारी है लोकसभा में? कुछ नहीं। चलिए प्रेसिडेंट को बताएंगे। शिक्षा का मतलब आपके जो संविधान निर्माता थे जैसे भीमराव अंबेडकर साहब, ये बड़े दूरदर्शी व्यक्ति तो विद्वान तो थे ही, इसमें कोई शंका नहीं है, दूरदर्शी थे। उन्होंने कहा कि यार शिक्षा यदि हमने लिख भी दी, शिक्षा का अधिकार कर दिया, जब देश आज़ाद हो रहा है 47 के आसपास, उस समय ज़्यादा पढ़े लिखे लोग है ही नहीं है, और महिलाओं में तो कोसों दूर पढ़ा लिखा नहीं है। आप अपनी दादियों वगैरह को देखेंगे वो पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं, बहुत कम। और पहले के लोग इतना पढ़कर दे भी थे क्योंकि नौकरियां वगैरह की किसी को दिक्कत हुआ नहीं करती थी, जमींदारी व्यवस्था थी, आके यहाँ पे 2-4 बीघे जमींदारी थी और नौकरी करना तो लोग काफ़ी मेहनत करते थे पहले। आज नौकरी बनने के लिए, नौकरी पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा आप खुद जानते हैं। और पहले तो ये था शरीर में लंबा चौड़ा आदमी है, उठा लो हवलदारी करेगा, होता नहीं होता था, ठीक। और ज़्यादा लंबा चौड़ा है तो भाई दारोगा बनवा दो उसको, थोड़ा थोड़ा एजुकेशन। अब यदि ये कर देते कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, ये लिखते 8वीं पास योग्यता है, ठीक, तब भी गड़बड़ है। पर आप फार्म भर रहे हैं बाबू चपरासी का, उसके लिए मांगी जा रही 12वीं की योग्यता, प्रेसिडेंट के लिए 8वीं की योग्यता। यानी कि जो आपके संविधान निर्माता थे बहुत विद्वान थे, दूरदर्शी थे। हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं थी जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हो, इसलिए शिक्षा का पद सिर्फ प्रेसिडेंट में नहीं है, सांसद, एमएलए, एमपी किसी में नहीं है, ठीक। हालांकि अब चर्चा उठती है कि कम से कम पहले स्थिति नहीं थी, लेकिन जो पंचायती राज वगैरह या आपने देखो नगर पालिका वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं, इस पर एक मिनिमम योग्यता रख दी जाए। पंचायती राज में जो ग्राम समुदाय वगैरह होते हैं उसमें महिलाओं का आरक्षण 1/3 कर दिया गया। यहाँ पे लाया कि भाई शिक्षा का एक मिनिमम पैरामीटर कर दिया जाए। आखिर आप जनता से चुन के जा रहे हैं तो शिक्षा एक समय पे नहीं थी, अब तो हो रही है, तो इस पे चर्चा चल रही है। राजस्थान गवर्नमेंट अपने नियम बदल रही है, यूपी वगैरह में। तो ये समझ में आ गया आपको? यहाँ कोई दिक्कत किसी को भी? पीछे लाइन गुड़िया समझ में आया कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा नहीं आ रहा पीछे बालक तुम्हें? आर्टिकल ये हो गया, हाँ 59। अब ये योग्यता दशा, दशा का मतलब होता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, पागल तो नहीं है, ठीक। दिवालिया, अब दिवालिया मतलब क्या होता है? पागल तो आप समझ रहे हैं कि खोपड़ी से लग गई, पागल समझ, दिवाली समझ रहे हैं? हाँ बोलो बोलो बेटा बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। जैसे विजय माल्या सुना ना, किंगफिशर जो बनाया करता था, ठीक। अब ये क्या, बैंक से पैसे लेके करप्ट हो गए, वो भाग गए, तो ये क्या होगा, दिवालिया हो गए। ऐसे व्यक्ति आपके प्रेसिडेंट के ये संविधान पद पे नहीं जा सकते, ठीक। लाभ का पद, जैसे आप सरकारी नौकरी में आ गए, आप यहाँ प्रेसिडेंट बने तो नहीं, नियम नहीं है, आपको अपनी नौकरी छोड़ना पड़ेगी, तब जाके आप इलेक्शन लड़ेंगे। अक्सर आप देखते होंगे जो आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं या आपके प्रधानमंत्री चुनाव होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, अधिकारी वगैरह जैसे आईएएस वगैरह भी जो होते हैं, वो भी चुनाव लड़ते हैं, पर अपनी नौकरी पे रिजाइन का या त्यागपत्र देके इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि कहा गया है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? अब भाई ये शपथ कौन दिलवाएगा? आर्टिकल 60। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? कौन? पवन निगम, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य आपका जज है वो दिलवाए शपथ। यदि वो किसी काम से बाहर गया है मोमोज खाने, ठीक, तो कौन दिलवाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक। मतलब बाहर भी जा सकते सीजीआई वगैरह, अब किसी नहीं है वो, तो अब ऐसा तो ही शपथ रोक दी जाएगी भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के जज मोमोज खा के आ जाएंगे तब शपथ दिलवाएंगे। उनके लिए कौन है? वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्लियर? आर्टिकल 61 में कहा गया महाभियोग की प्रक्रिया, ये बड़ी खतरनाक प्रक्रिया है। और महाभियोग अपने यहाँ पे, जैसे महाभियोग का मतलब प्रेसिडेंट को आपको हटाना है। प्रेसिडेंट को 2 तरीके से हटाया जा सकता है, एक तो यह कि वो अपना त्यागपत्र दे दे। त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। दूसरा होती है महाभियोग की प्रक्रिया। आगे हम समझेंगे महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। आप अभी समझिए, महाभियोग अपने भारत में प्रेसिडेंट को महाभियोग हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, संविधान का
अतिक्रमण, ठीक। और यूएसए में जो महाभियोग हटाते हैं, महाभियोग से यूएसए में प्रेसिडेंट को हटाते हैं, उसके लिए नैतिकता भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं। पसंद नहीं? थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसके बारे में। कुछ सवाल है? अतिक्रमण क्या होता है? जैसे लिखा संविधान का अतिक्रमण गुड़िया। अब ये आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट अपने सबकी सजा माफ कर सकता है, और आप पढ़ते हैं जब तक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट पे कोई आरोप नहीं लगेंगे, ठीक। यदि पावर ज्यादा दे दी गई तो प्रेसिडेंट अपने आप ही माफ कर लेगा। समानता भाषा में अतिक्रमण समझिए आप। अतिक्रमण हर क्षेत्र में देखेंगे। आप सड़क से जाते हैं, जाएगी, आज जाइएगा, देखिएगा कुछ लोग अपने घर के बाहर नाली वाली या चबूतरे बना रखते हैं, वो भी क्या है? एक अतिक्रमण। कई दफा आप देखेंगे रोडों को साइड से दबाया जाता है ठेले लोगों को, क्या वो कर लेते हैं? अतिक्रमण। इससे क्या होता है? आपके ट्रैफिक के रूल्स गड़बड़ा जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। कोई लड़की ने स्कूटी की है, अतिक्रमण है, जाकर ठोक दी दुकान में, ठीक। ये समझ में आ गया? नहीं आया? अब इसको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, तो इसके आगे समझाता हूं मैं महाभियोग क्या कहलाता है। आज ही हेडिंग डालिए प्रेसिडेंट का निर्वाचन। हेडिंग डालिए प्रेसिडेंट का निर्वाचन। पॉइंटों में लिखिए, इसको बना लीजिए और लिखिए प्रेसिडेंट निर्वाचन पे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो यहाँ समझाया था मैंने, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य नहीं, विधान परिषद के सदस्य नहीं। ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। समझ में? किसी को ना ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। जो ये लाइन लिखी, किसी को, जो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझ में ना आया हो, आया समझ में? मनोनीत मतलब समझ रहे ना? जो राज्यसभा 12 सदस्यों को चुन रही है, वो भी भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट लाइन देखिए। सत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, सत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, ठीक। दिल्ली पंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सत्तरवां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली पंडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। ठीक है? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। नेशनल की 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक के समर्थन की आवश्यकता होती है। अनुवादक 50 प्रस्तावक व अनुवादक, इसको मतलब समर्थन कह सकते हैं आप, ठीक है? ब्रैकेट में लिखिए समर्थन। अभी समझाया था, इन्हें 50 प्रस्ताव कर दिया,
पर कुछ मुकर भी जाएंगे बाद में जवाब में। समर्थन कितने करेंगे? टोटल 100 होने चाहिए। समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट लाइन लिखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में, आप देखिए प्रेसिडेंट को लिखना है ना, आप शॉर्ट बना लीजिए पी, ठीक, पी से समझ जाएंगे। प्रेसिडेंट, पापा नहीं, प्रेसिडेंट, ठीक। पी से प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार, प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार 15,000 रुपए की जमानत राशि, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा करवाते हैं। 15,000 रुपए की 15,000 रुपए जमानत की राशि के तौर पे, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में जमा करवाते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनको डाले गए मतों का, ऐसे उम्मीदवार जिनको डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता है, ये लिखा बोर्ड पे, डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता है, तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए, ठीक। प्रेसिडेंट का चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष, ठीक। बालक निर्वाचन में कोटा समझे रहे, कार्यकाल समझते हैं 5 वर्ष का होता है, लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, तो लिख लीजिए प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 वर्ष का। क्लियर? दोबारा समझिएगा आप, ये समझ में आया ना, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है। दोबारा आपसे कुछ पूछे किस आर्टिकल में है 57 दोबारा कौन चुनेगा, राजेंद्र प्रसाद समझा सकते हैं सब, ठीक। योग्यता पता ही है आपको, भारत का नागरिक होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है। पूछा जाएगा प्रेसिडेंट के चुनाव की आयु कितनी है, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 35 वर्ष। क्लियर? ये लिखा हुआ आप इस नोट्स में, अब इसको हम लिखवा नहीं रहे, ठीक है, ये नोट हो गया ना पूरा। कोई पूछे भारत का नागरिक, पता आपको शिक्षा नहीं होती है, पागल दिवाली लाभ समझ में आ गया। शपथ कौन दिलवाएगा? और यदि सीजीआई नहीं है तब वरिष्ठ न्यायाधीश। अब बचा क्या आपका? महाभियोग, इसको हम समझते हैं आर्टिकल 61 महाभियोग क्या कहलाता है। क्लियर? मिटा दीजिए, मिटा देते ये पूरा। लिखिए, भारत के राष्ट्रपति को 2 आधारों पे ही हटाया जा सकता है। लिखिए, मिटा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। भारत के राष्ट्रपति को 2 आधारों पे हटाया जा सकता है। पहला, वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे। दूसरा, महाभियोग प्रक्रिया, प्रेसिडेंट पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहां से ली गई? महाभियोग शब्द कहां से लिया गया है? यूएसए, बनाते जाइए यूएसए शब्द से।
महाभियोग क्या लगाएंगे? आधार क्या होगा इसका? अभी बताया था, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। पूर्व सूचना, प्रस्ताव आएगा आपका, लोकसभा, राज्यसभा। 545 गुणे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर। ठीक, बना लीजिए इसको, या फोटो खींच लीजिए, मैं फटाफट समझा दे रहा हूँ। ठीक है, समझा दीजिए, नोट कर लेना, फोटो समझा। फिर देखिए, खड़े हुई सुइयां आपकी बढ़ रही हैं, स्पीड बढ़ाइए। अब ये टॉपिक ऐसे हैं कि टाइम लेते लेते हैं बहुत ज़्यादा, और ये ऐसे हैं कि मेन पिलर है। यदि आपको पॉलिटी में संविधान समझ में नहीं आया, सरकार समझ में नहीं, लोकल गवर्नमेंट समझ में नहीं, आप सवाल हल ही नहीं कर पाएंगे। आपके पॉलिटी में संविधान इम्पोर्टेंट है, सरकार में वो भी 3 प्रकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार, यानी आपका पंचायती राज का टॉपिक वगैरह। ये क्या उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, चीफ जस्टिस होगा, ये सदन जांच आयोग बनाएगा, इसके ऊपर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। अब इसके ऊपर बोर्ड है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अरे बालक, आ रहा समझ में? कल क्लास में तो पूछूंगा जरूर मैं। फिर कल क्लास में उस दिन से पद रिक्त हो जाएगा। हमारी क्लास डिपेंड करती है आप लोगों पे, आप लोगों की जैसी डिमांड, जैसे एक इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे डिमांड सप्लाई, जैसे मांग होती है वैसी सप्लाई होती है। बात समझ रहे हैं? आप कहेंगे क्लास हो तो क्लास होगी, यदि समझ में आएगा, यदि नहीं आएगा तो
जैसे आप खाना खाने बैठते हैं, आप खाते हैं 4 रोटी, तो आपकी मदर कितनी बनाएगी? अपनी 4। आपकी डिमांड बढ़ेगी 8 की, 8 रोटी मिलेगी मिलेगी? ऐसा तो नहीं किचन बंद कर दी जाएगी। शुरुआत में बताया था सारी ताकत किस पे है? आप लोगों पे, क्योंकि क्या है आप भारत के लोग। कानून नियम बनने के लिए पावर किस पे आती है? जनता पे। क्लास पे पावर किसकी है? आपकी। आप कहेंगे, आप पढ़ेंगे, आप रिजल्ट देंगे तो क्लास आगे बढ़ेगी। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो जो मैं पढ़ाऊँ आपको उसमें आपकी मास्टरी करवा दूंगा। अब क्लास में भी आप जो काफ़ी महसूस भी कर रहे होंगे। क्या हुआ? स्टार्ट करें? हाँ, देखिए प्रेसिडेंट पे मार्जियो 2 मिनट ध्यान समझिएगा, ठीक है? आपके जितने भी ये हैं पोस्ट वगैरह संविधान पे, प्रेसिडेंट पे मार्जियो लाया जाता है और किसी पे नहीं लाया जाता है, ठीक है? बहुमत जब आपको क्लास में पढ़ाऊंगा तो बहुमतों के प्रकार में एक बहुमत होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत होता है टोटल का 2/3, ठीक? एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है पूर्ण बहुमत। बात समझ में आ रहे हैं? अब यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। रट्टा मान लीजिएगा, कहाँ से ली गई है? यूएसए से, ठीक? आधार क्या होगा भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए? संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण। अब ये सिस्टम देखिएगा, इसको समझिए। अब कोई व्यक्ति है, जैसे सपोज द्रौपदी मुर्मू है, ठीक? द्रौपदी मुर्मू को हमको प्रेसिडेंट से हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। अब एक काम कैसे करेगी? प्रेसिडेंट को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगी कि आपके पर महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक? पहला नियम क्या हो गया? 14 दिन पूर्व सूचना देना। बात समझ में आ रही है? जो प्रस्ताव है, अब आपकी सदन कितनी है? 2, लोकसभा या राज्यसभा। अब प्रस्ताव किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये नहीं कि लोकसभा में लाएंगे या राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्या? वही समझा रहे हैं अभी, आराम से समझिए। इसके बाद आपके दिमाग के जितने भी सवाल हैं सब शांत ज्वालामुखी हो जाएंगे। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो किसमें हो जाएंगे कन्वर्ट? शांत में। ज्वालामुखी समझती हो? तो देख कर समझ जाओ धीरे धीरे करके। आगे बढ़े। इस पे 14 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी प्रेसिडेंट को। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में। हम मान लेते हैं कि पहला प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, ठीक? मानने के लिए लोकसभा की सदस्य संख्या 545, इसके 1/4 545 का 1/4 सदस्यों पर हस्ताक्षर करेगा। प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, जो टोटल लोकसभा की संख्या है उसका 1/4 सदस्य प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा। क्लियर? बालक समझ आ रहा? हस्ताक्षर करने के बाद वो 2/3 बहुमत से पारित करेगा प्रस्ताव को। क्लियर? जब ये 2 प्रक्रिया हो जाएंगी तब जो प्रस्ताव आया था वो कहाँ जाएगा? लोकसभा की संख्या से 545 से 2/3 से पारित करेगा। फिर प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। पारित का मतलब होता है जैसे आप पूरी क्लास हैं, ठीक? आप उनमें कह दिए आपकी 40 क्लासें हैं, 40 बच्चे हैं, 40 या मान लीजिए आप 60 का 2/3 क्या हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6 20 20 दूनी 40। 60 में से 40 लोग चाहते हैं कि भैया इन सबको हटा दिया क्लास से, तो प्रस्ताव पारित होगा एग्जाम्पल तौर पे, ठीक? आप 60 लोग बैठे हैं, 60 में यदि चाहते हैं कि भाई 2/3 लोग यानी कि 20 लोग ये चाहते हैं, इन से 40 लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की क्लास को और लगवाना है, तो प्रस्ताव पारित होगा। नहीं, पारित का मतलब होता है एक बहुमत, ठीक? ये समझ में आ गया? यहाँ पे यहाँ से प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में।
राज्यसभा में सेम प्रोसीजर होगा, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे। ठीक, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा वह सदन जांच आयोग नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है? जिस प्रस्ताव को जिस सदन में पहले लाया जाएगा वह सदन जांच आयोग नहीं बनाएगा। अब माध्यम लगाएगा तो कोई जांच करेगा ना, नहीं आया समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया? प्रस्ताव को लोकसभा में लाए, एक और समझाएं, यहाँ से बात समझाते हैं। ठीक है, ये ऊपर समझ में आ गया? प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रस्ताव जो लाते हैं महाभियोग, 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी। क्लियर? 14 दिन पहले क्या दी जाएगी? प्रस्ताव 2 सदनों में से किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। ठीक भैया? माना हमने लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में टोटल संख्या का 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा। ठीक, 2/3 से बहुमत पारित करेगा। पारित का मतलब मेजोरिटी। क्लियर? अब वह प्रस्ताव यदि ये यहाँ पे होगा, कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। ये भी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर करेगा। किसकी? अपनी सदस्य संख्या का। राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 का। क्लियर? बढ़िया। अब ये लिखा है, सदन जांच आयोग बनाएगा। जिस प्रस्ताव को जिस सदन में लाया जाएगा वह सदन जांच आयोग नहीं बनाएगा, उसके विपरीत वाला बनाएगा। ऐसा क्यों? ये लाइन समझ में आई? इस पे हम लाए तो जांच आयोग ये नहीं बनाएगा, ये बनाएगा। और यदि हम इस पे लाते तो जांच आयोग कौन बनाता? इसको समझो, जैसे तुम लोकसभा, ये राज्यसभा। ठीक, मैं ठहरा प्रेसिडेंट, मुझ पे लाना है। ठीक, अब पहला प्रस्ताव तुम इस पे ले आए, पारित भी कौन कर रहे हो? तुम ही लोग कर रहे हो। इन मार्क्स से बढ़ा दो, अच्छा नहीं पढ़ाते, समझाने तौर पे। ठीक, अब तुमने बहुमत पारित कर दिया। अब बेचारे ये कुछ हो सकते समर्थन में मेरे हों बालक, ये कह रहे हो इनको नहीं पढ़ाना है, इन पे बहुमत लगाना है। ठीक, ये व्यक्ति अच्छा पढ़ाता है, तो अब यदि जांच आयोग तुम ही लोग बढ़ा लोगे तो तुम लोग तो वैसे पारित कर दोगे, खराब पढ़ाते हैं। ठीक, यानी अतिक्रमण का जो आरोप लगा है प्रेसिडेंट पे वो तो लग ही जाएगा। तो जांच आयोग कौन बनाएगा? विपक्ष। नहीं आया समझ में? और समझाएं ध्यान से, पीछे आ गया? तो और एग्जाम्पल दें, आ गया ना? आगे बढ़े। जब ये सदन जांच आयोग बनाएगा तो कोई एक जांच आयोग का मेन आदमी होगा, वो कौन होगा? आपका चीफ जस्टिस होगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? वह 2/3 से बहुमत पर पारित करेगा, वो भी मतलब जो मेंबर्स हैं वो भी पारित करेंगे, जैसे यहाँ किए थे। ठीक, जब ये चीजें पारित हो जाएंगी फिर क्या है? उस दिन से प्रेसिडेंट का पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ये कपाल की खोपड़ी अभी जागृत अवस्था में पहुंची हो, कोई ऐसा जिसका मस्तिष्क अभी सोया हुआ हो, आए समझ में? संविधान का अतिक्रमण मतलब होता है कि यदि आपने संविधान बनाना किस लिए है? कि आपके भारत के लोगों की भलाई हो, वेलफेयर हो, कानून व्यवस्था से स्थापित हो। यदि आपने, जैसे मान लीजिए आप पे आरोप लगा, आप हेड हैं, प्रेसिडेंट है, आप इस माफ सजा माफ भी कर सकते हैं, तो आप अपने भी कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? अतिक्रमण। या मान लीजिए आप पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की शक्तियों, प्रेसिडेंट की शक्तियों में कहा जाता है जो भी संधि समझौते होते हैं किसके नाम पे होते हैं? कोई भी देश से आपको युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, कौन तय करेगा? ठीक, तो ये यदि कह दे भाई हमको नहीं लड़ना, तो ये संविधान का अतिक्रमण। बात समझ आ रही है? यानी कि बात समझ आ गई? नहीं आ गई? आपके पापा प्रेसिडेंट है और बाकी जो नियम कानून है वो कौन है? माता जी। बिल्कुल खाली हो सकता है, 6 माह के लिए। 6 माह के अंदर अंदर आपको प्रेसिडेंट को दूसरा लाना ही पड़ेगा। ठीक, इस अर्थ में यदि उप प्रेसिडेंट का पद खाली होता है, उप प्रेसिडेंट मतलब ठीक, और प्रेसिडेंट का पद खाली होता है तो इसमें समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसमें लिखा गया है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र उपराष्ट्रपति लाइए। क्लियर?
तो उसके बाद प्रेसिडेंट नहीं आएगा दुनिया। क्लास में मॉनिटर नहीं होता है तो मॉनिटर होता है। यदि पापा यदि घर के बाहर चले जाओ तो घर निर्णय कौन लेता है? तुम की मम्मी। और मम्मी भी बाहर चलेगी तो कौन लेगा निर्णय? जो बड़ा भाई बहन है। ठीक, ऐसा नहीं कोई आ गया छोटा सा बच्चा मोहल्ले कौन निर्णय लेने लगा। हाँ सर, बिल्कुल बन सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यहाँ पे अंतर समझना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 6 माह फिक्स है। 6 माह के अंदर अंदर आपको नया प्रेसिडेंट लाना ही लाना है। जब तक 6 माह के अंदर वो प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक, आगे आप आजीविका आगे बढ़ाएंगे। उप प्रेसिडेंट को वेतन उपराष्ट्रपति का नहीं मिलता है, राज्यसभा के प्रदेश सभापति का मिलता है। और जब राज्यसभा का प्रदेश सभापति जब प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाएगा, जगह को ले लेगा प्रेसिडेंट की उप प्रेसिडेंट को तब उसमें वेतन मिलेगा प्रेसिडेंट के नाम का। ठीक, जैसे पापा तुम्हारे चले गए, अब पापा ने जो बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रखा है उसका मालिक कौन हो जाएगा? तुम्हारी माता जी। ठीक, ये समझ में यहाँ तक क्लियर? ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट। अब बची आपकी प्रेसिडेंट की शक्तियां, तो वो या तो मैं नोट करके पीडीएफ बना के सीएम सर को दे दूंगा मोबाइल पे। ठीक, आपको सेंड कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। या कभी क्लास और होगी तो मैं और लिखवा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति वाले थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि प्रेसिडेंट की शक्तियां आपको भी पूछी जाती हैं। ठीक, लिख गया इतना? अब हेडर डालिए उप प्रेसिडेंट। आपको 2 टॉपिक और समझाना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत आई हो तो पूछे। लीजिए स्कूल की पढ़ा। हाँ बोलो, ये नोट करो। उप प्रेसिडेंट आपके 63 से लेके 69 तक है। ठीक, उसरा निकाह चुस, उसरा निकाह चुस 63 एक क्रम लिख लीजिए। 63 64 65 66 67 68 69। ठीक, लिख गया? अरे फोटो खींच लेना, समझ लो यहाँ पे। ठीक, मोबाइल ले लीजिए। आप 21वीं सदी में होके पाषाण काल वाली हरकतें हैं। 21वीं सदी के हो, मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन क्या करें, तकनीकी हर जगह है। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, क्या कि आज आपको कानून को बताना कानून कैसे बनता है। ये सब छोड़ दो, हम लिखवा देंगे हम। ठीक है।
यूपी का, मतलब यूपी नहीं है ये, उप प्रेसिडेंट है, ठीक। ये तो उप प्रेसिडेंट समझना, उपराष्ट्रपति। ये पी से प्रेसिडेंट, यू से यूपी मतलब उप प्रेसिडेंट। ये ना पापा कहलाएगा ना ये उत्तर प्रदेश कहलाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक। जब मैं लोकसभा बोलूं तो मतलब एलएस, ठीक। राज्यसभा बोलूं तो मतलब आरएस, विधानसभा बोलूं तो क्या हो जाएगा, वीएम विधानमंडल, और वीएस विधानसभा, वीपी यदि बोल दूं पीएम तब मैं खुद पवन निगम, और एमपी का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मोहन पाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। मोहन पाली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़े। हाँ बोलो। चुनाव का समय यथाशीघ्र, जो तुम अभी सवाल पूछ रही थी, जो तुमने सवाल पूछा था 6 माह वाला वगैरह, सब इसी के अंतर्गत है। चुनाव का समय यथाशीघ्र, ठीक। शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट, ठीक। पापा नहीं, प्रेसिडेंट, क्लियर। अब फटाफट एक बात समझते हैं हम, ठीक। अब ये समझिए यहाँ पे उप प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंट समझ गया आप, बात ना करिएगा। आपने बचपन में क्लास में जो पढ़ा हुआ 6, 7, 8, 10 में जो भी मॉनिटर होता है, मॉनिटर की हेल्प के लिए क्या होता था, उप मॉनिटर होता था। आपने जो क्लास में पढ़ा होगा, मॉनिटर समझते नहीं समझते, और मॉनिटर की मदद के लिए एक होता था उप मॉनिटर। उप मॉनिटर तुम्हारा स्कूल छोटा होगा, उप मॉनिटर काम क्या होता है, जब मॉनिटर स्कूल ना आए तब स्कूल की व्यवस्था करना, वैसे तो कोई काम नहीं है उसका। ठीक उसी प्रकार सारा काम किसका होगा, प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट जिस समय नहीं है, प्रेसिडेंट एकदम गया, एकदम संगीतन की सुनने कहीं एकदम पिक्चर देखने गया है, तो कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति। मैं कहना मतलब किसी काम से बात हो सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। उप प्रेसिडेंट होगा, यानी कि इस अवस्था में देखेंगे तो प्रेसिडेंट, उप प्रेसिडेंट क्या था, स्टैंडिंग केवल, यानी प्रेसिडेंट के ना होने पे प्रेसिडेंट के काम करने वाला व्यक्ति, क्लियर। प्रेसिडेंट के बारे में आप समझ गए। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, बात मत करना गुड़िया। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा ये हो गया, राज्यसभा ये हो गया। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका काम क्या है, लोकसभा के सदस्यों को कंट्रोल करना, क्लियर। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, ठीक। पीछे से लाइन नहीं आ रहा है तो बेटा बोलो, समझ में कहाँ नहीं आ रहा है। बाकी लोग तुमसे कम जानकार हैं, ठीक। संसद 3 चीजों से मिलकर बनी है, पीछे प्रेसिडेंट, लोकसभा और क्या, राज्यसभा, ठीक। प्रेसिडेंट का काम समझ गए आप लोग। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसको कंट्रोल करेगा, लोकसभा को करेगा। मतलब मारे जो लोकसभा में जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो किसको कंट्रोल करेगा, कौन कंट्रोल करेगा उनको, अध्यक्ष। अब राज्यसभा का कौन करेगा, ठीक। अब इसके लिए चुना गया भैया उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति क्या कहलाएगा आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति, कौन कहलाएगा, प्रेसिडेंट। अब ये बताइए अध्यक्ष जो चुन रहे हैं वो किसे चुन रहे हैं, जो सदस्यों में है, ठीक। पर यहाँ पे उप प्रेसिडेंट को क्या राज्यसभा से चुन के आ रहा है, उसका तो बगैर अलग सिस्टम है, आप प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सदन है जिसको अध्यक्ष वहां उस सदन का है ही नहीं है, क्या हो जाएगा, कस के बोलो, खाना खा के नहीं आते क्या, लगना चाहिए एकदम पढ़ रहे हो, बुझा इस अवस्था में एकदम बुझे से हो, 18-20 साल की उम्र में। तुम लोग की उम्र में तो भगत सिंह क्रांतिकारी थे, हम
ऐसे बोलोगे आसपास के लोग डर जाएं। क्लियर? यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा हाउस है जिसका अध्यक्ष उसका है ही नहीं है, राज्यसभा। क्लियर? जो अब ये आर्टिकल है इसके उसरा यानी उससे मतलब है वो प्रेसिडेंट का जो पद है वो आर्टिकल 63 में दिया गया है। क्लियर? 64 में वही है कि पदेन सभापति। पूछा जाए किस आर्टिकल में? 64 में पदेन सभापति। 65 में क्या है? कार्यकाल। कार्यकाल क्या होगा इसका? 5 वर्ष। ठीक। निर्वाचन यदि पूछा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? 66। 67 में आपका कार्यकाल। यहाँ पे जो है कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब यही है प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में उप प्रेसिडेंट को काम करना। समझ में आई? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? बोलो बोलो। 68 में दिया गया चुनाव, जो अभी मैं तुम्हें समझाया था। यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव में 6 माह का समय है, इसके समय में है यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र का मतलब शीघ्र, जल्दी करना, और कब तक करना ये तीन नहीं है। ठीक। जैसे हमको अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई करेंगे। अब कब करेंगे? 26 में 27 में कभी भी कर लेंगे। यदि आपसे घर वाले कहते नहीं बेटा तुमको किसी भी प्रकार से 1 साल के अंदर नौकरी पकड़नी है, तो तुम क्या करोगे? एड़ी छोटी किसी ना एक कर दोगे, नहीं करोगे? ठीक। और यदि कह दिया कि बेटा पढ़ते रहो, नौकरी तो लग ही जाएगी कभी, तो तुम क्या करोगे? पढ़ रहे हो जब तक चले। यहाँ यथाशीघ्र और 6 माह में अंदर समझ गए। आर्टिकल 69 शपथ दिलाएगा, और प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? उप प्रेसिडेंट। फटाफट हेडिंग बनाइए, उपराष्ट्रपति निर्वाचन। दूसरा पॉइंट लिखिए। 5 अंदर आगे पीछे जो कोई दिक्कत तो नहीं? धन्यवाद। अच्छा, माता बड़ी लेट हो जाओगी, कहाँ बाहर जाना है? चलिए लिखिए फटाफट। इसके बाद एक टॉपिक है कानून। लिफा मैं कल दूंगा, सिर्फ समझा दूं कानून बनते कैसे केवल। इसको लिख लीजिए बस हो गया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत। उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत भाग लेते हैं। दोनों संसद के उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत भी भाग लेते हैं। निर्वाचित और मनोनीत। और प्रेसिडेंट में क्या था? मनोनीत नहीं ले रहे थे। सही है? यदि आपसे पूछे अब सचिन तेंदुलकर उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग दे सकते हैं? हाँ या ना? रेखा दे सकती है? अभी बोले नहीं बेटा बंद ना करो नहीं पुस्तक। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अच्छा अब ये बताओ जो विधान परिषद के सदस्य वो भाग लेंगे नहीं लेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में? बताओ, तुम्हें बताओ। पीछे कोई बताए? उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, ना ही विधान परिषद के। पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद, अपने यूपी विधान परिषद जो है उसके सदस्य भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक, बिल्कुल नहीं लेंगे। एक लाइन लिख लीजिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है। एकल संक्रमणी पद्धति के अनुसार होता है। हो गया? अब एक टॉपिक और बच्चा है, कानून बनता कैसे है। यदि आप लोगों का दिक्कत ना हो तो अभी समझा दें, लिखवा मैं बाद में दूंगा या कल? अच्छा कल ही समझा देंगे। अब बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लो।
बंद करो उसको, फटाफट बताओ, समझाना भी।